Yes, sir. I once again welcome you to the next session of Krishna Coaching, and the topic is martial law and fundamental rights. मार्शल लॉ क्या है? मिलिट्री का रूल। जी हाँ, भारत सरकार चाहे तो अपनी टेरिटरी के अंदर, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या तो पूरे भारत पर या फिर उसके किसी हिस्से पर वो क्या कर सकते हैं? मिलिट्री का रूल यानी मार्शल लॉ को इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी ऑन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आर्टिकल 34 के तहत रेस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं फंडामेंटल राइट्स पर जब मार्शल लॉ लगा होता है, या तो पूरे भारत पर या भारत के किसी हिस्से पर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है जी, और ये आर्टिकल 34 पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट को इंडेमनीफाई करेगा या फिर किसी और पर्सन को उसको इंडेमनीफाई करेगा फॉर एनी एक्ट डन बाय हिम इन कनेक्शन विद द मेंटेनेंस ऑफ और रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर इन एनी एरिया वेयर मार्शल लॉ वाज इन फोर्स। समझो, जब मार्शल लॉ लगा हुआ है तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं और मिलिट्री को कुछ करना पड़ा है, ठीक है, कुछ खर्चा हुआ है, कुछ नुकसान हुए हैं, तो उसकी भरपाई भारत सरकार करेगी। क्लियर? और पार्लियामेंट कैन आल्सो, और नॉर्मल से ज्यादा यूज ऑफ पावर कर सकती है पुलिस अथॉरिटीज या आर्मी इसमें। ठीक है जी, द पार्लियामेंट कैन आल्सो, इसमें बेसिकली आर्मी से डील करता है, ठीक है, मिलिट्री से। The parliament can also validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture ordered, or other act done under martial law in such area. समझो, जब एक एरिया आर्मी के हाथों में चला जाता है तो वही कोर्ट बनाती है, अपनी सेंटेंसेस देती है, सजा देती है, ठीक है, और पनिशमेंट्स मिलती है उसके हिसाब से। लोगों की प्रॉपर्टी जब्त करना या कोई भी और काम पार्लियामेंट कह सकती है जो देश को बचाने के लिए आर्मी ने कर दिया वो वैलिड है, वैलिडेट कर सकती है। किस आर्टिकल के तहत कर सकती है? आर्टिकल 34 के तहत कर सकती है। अब ये जो एक्ट ऑफ इंडेमनिटी मेड बाय पार्लियामेंट, ये वाली चीज को आप चैलेंज भी नहीं कर सकते कोर्ट में इस ग्राउंड पर कि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। समझ में आया? लोगों के मूल अधिकारों को की अनदेखी करते हुए देश को बचाने का काम आर्म्ड फोर्सेस कर सकती हैं एक एरिया पर मार्शल लॉ लगाकर। इसका आइडिया हमें इंग्लिश कॉमन लॉ से आया था। पूरा मार्शल लॉ का आइडिया बोरोड आइडिया है। इसलिए हालांकि ये जो मार्शल लॉ, ये जो एक्सप्रेशन है, ये कहीं पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। इसका लिटरल मीनिंग यही है कि मिलिट्री का रूल शुरू हो गया, एक एरिया पर मिलिट्री का राज शुरू हो गया। ठीक है जी, और ये एक ऐसी सिचुएशन में होता है, ये इट रेफर्स टू अ सिचुएशन जहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री अथॉरिटीज के हाथों में आ जाते हैं उस एरिया का हर काम। ठीक है, और वो अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस के हिसाब से काम करते हैं जो ज्यादा सख्त होते हैं, सजा भी सुनाते हैं। ओके, यानी ऑर्डिनरी लॉ सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है, ओके, और गवर्नमेंट चलेगी बाय मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स। ये इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मिलिट्री लॉ दैट इज एप्लीकेबल टू आर्म्ड फोर्सेस। जो मिलिट्री लॉ आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स के ऊपर लगता है, ये उससे थोड़ा हटके हो सकता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक या कोई एक्सप्रेस प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है जिसके द्वारा प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सके मार्शल लॉ, मगर क्योंकि आर्टिकल 34 में लिख रखा है इसलिए इम्प्लिसिट है कि प्रेसिडेंट चाहे तो मार्शल लॉ लगा सकता है। मार्शल लॉ कैन बी डिक्लेयर्ड इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत में कहीं पर भी मार्शल लॉ लग सकता है। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में लगता है, जैसे कि वार, इन्वेजन, इंसरेक्शन, रिबेलियन, दंगे या वॉलेंट रेजिस्टेंस टू लॉ। ओके, अब जरूरत क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? फोर्स को फोर्स से ही रिपेल किया जा सकता है, तभी ऑर्डर इन सोसाइटी रिस्टोर होगा, मेंटेन होगा। जब लोग हथियार उठा ले तो हथियारों का जवाब तो आप हथियारों से दोगे ना, तो उस एरिया पर लगा देंगे हथियारों वाले लोग, यानी मिलिट्री वाले लोग, यानी मिलिट्री। ठीक है जी, और जब मार्शल लॉ लगा होता है एक एरिया में, तो जो मिलिट्री अथॉरिटीज होती हैं
उनके पास एबनॉर्मल पावर्स आ जाती हैं कि वो जरूरत पड़ने पर कुछ भी स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक है जी। और वो ऐसा करने के लिए फिर रेस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस का सहारा लेते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। किस पर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं? लोगों के, आम आदमी, सिविलियंस के राइट्स पर, ठीक है। और फिर नहीं मान रहा कोई सिविलियन तो उसको पनिश भी करते हैं, ठीक है। और फिर भी नहीं मान रहा, सजाए मौत तक दे सकते हैं। और उनके इस एक्ट को वैलिडेट कर देगी कौन? कौन वैलिडेट करेगी? ठीक है, विधायिका, यानी कि लेजिस्लेचर, ओके। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देना सही नहीं है, कि अगर मार्शल लॉ लगा भी है किसी एरिया में तो इसका मतलब ये नहीं है कि हैबियस कॉर्पस के रिट फाइल करने के अधिकार खत्म हो गए। क्यों? दिस इज रिट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, ओके। और आगे चलते हैं। ये जो मार्शल लॉ का कॉन्सेप्ट है ये नेशनल इमरजेंसी से टोटली डिफरेंट है। क्या फर्क है मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी का, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए, मार्शल लॉ का इफेक्ट केवल फंडामेंटल राइट्स पर पड़ता है, मगर नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 का इफेक्ट नोट फंड राइट्स पर तो पड़ता है, इवन की सेंटर स्टेट रिलेशंस पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल स्टेट्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंट्रल स्टेट्स, ठीक है। और इवन के टेन्योर ऑफ पार्लियामेंट को भी बढ़ाया जा सकता है, 5 साल से 6 साल किया जा सकता है। और यहाँ पार्लियामेंट के साथ लिख सकते हो आप स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के टाइम पीरियड को 5 साल को बढ़ा के 6 साल किया जा सकता है, अगर जब 5 साल पूरे हुए, जब इलेक्शंस करवा के नई लोकसभा या नई विधानसभा का गठन करना है, उस समय अगर कोई ऐसी परिस्थितियां हैं कि इलेक्शंस करवाना पॉसिबल नहीं है तो ऐसा होगा। और आगे चलते हैं। इसमें गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट सस्पेंड हो जाती है, जबकि नेशनल इमरजेंसी में गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होती, ठीक है। और इसको हम क्यों लगाते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू एनी रीजन, मेनली वायलेंस की वजह से। जब वायलेंस की वजह से लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो जाता है तब मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, मगर यहाँ वार के लिए, एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए, अरे आर्म्ड रिबेलियन, दीज आर द 3 ग्राउंड्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ओके। ये किसी स्पेसिफिक एरिया ऑफ द कंट्री पर लगाया जा सकता है, ठीक है। और इट इज इम्पोज्ड इन स्पेसिफिक एरिया, जनरली स्पेसिफिक एरिया में ही लगता है, जबकि it is imposed either in the whole country or in any part of it, ठीक है, of it। जब इसे बोल रहा हूँ, जो मार्शल लॉ है वो जनरली भारत के किसी हिस्से पर ही लगेगा, जबकि ये जो है वो पूरे भारत पर भी लग सकता है, पूरी कंट्री पे भी, और उसके किसी पार्ट पर भी लग सकता है, ओके। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है प्रेसिडेंट, साफ साफ लिखा है आर्टिकल 352, मगर कहीं नहीं लिखा कि मार्शल लॉ इंपोज कर सकता है प्रेसिडेंट। देयर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन फॉर इंपोजिशन ऑफ मार्शल लॉ। एनी क्वेश्चन? चले आगे, नेक्स्ट। अब ये मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस जो वर्ड लिखा है, ना सिर्फ इसमें आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स आ जाते हैं, जितने जुड़े हुए डिपार्टमेंट जैसे बाबर्स, कारपेंटर्स, मैकेनिक्स, चौकीदार्स, बूट मेकर्स, टेलर्स, ये सब नॉन कॉम्बैटेंट्स हैं, जो हथियार लेके मैदानी जंग में नहीं जाते। पर जो लोग हथियार लेके मैदानी जंग में गए हैं उनके काम करते हैं। क्या इनके ऊपर भी अप्लाई होगा? ठीक है, क्या इनके भी फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? आंसर इज यस, यस किया जा सकता है। अब ये देखिए, आर्टिकल 33 के तहत बना हुआ अगर कोई लॉ है, ठीक है, तो इट कैन आल्सो एक्सक्लूड द कोर्ट मार्शल ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश्ड अंडर द मिलिट्री लॉ फ्रॉम द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वो ये भी कह सकते हैं कि अगर ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला दे दिया वो फाइनल है, उसकी कोई रिट ना सुप्रीम कोर्ट में होगी ना हाई कोर्ट में होगी,
ठीक है, जहां तक बात आती है फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट की। क्लियर? तो ये भी एक लैंडमार्क स्टेप है। ओके, और आगे चलते हैं। ये हम कर चुके हैं, ठीक है। इसके साथ ही ये टॉपिक तो हमारा खत्म होता है। अब अगला एक थोड़ा बड़ा टॉपिक आएगा हमारे सामने, इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी भी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसके साथ में चलो इसको अलग करा देंगे, एक्सेप्टेंस अलग ही करा देंगे। With this topic is over, ठीक है।